आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा 4 दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। ठीक है, या फिर समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। देखिए चैप्टर नंबर 5 आपके एनसीईआरटी में मिलेगा ये, बट यहाँ पे मैंने 4 लिखा है क्योंकि आपका जो सीबीएसई का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका एक चैप्टर डिलीट हो गया है, तो उसका जो चैप्टर का क्रम है वो बदल गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लें। और ये जो पार्ट 1 है इसमें हम इंडिया और पाकिस्तान, मेनली फोकस पाकिस्तान पे होगा क्योंकि आपका नए सिलेबस में पहला टॉपिक पाकिस्तान दे रखा है, तो इसे आप ध्यान से देखते हुए चलें। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक और आपको नोट्स वगैरह जो भी हमारे बनते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप करके आपको सर्च करना है। 2700 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और उससे पहले एक बार देख लेते हैं सिलेबस। ये आपका न्यू सिलेबस है, केवल 6 चैप्टर आपके इस न्यू सिलेबस में। ठीक है, अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसमें देखो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट फॉर पीस, यानी कि विवाद जो थे और विवाद को सुलझाने के लिए, शांति के लिए जो चीज़ें अपनाई गई उसको देखेंगे। और डेमोक्राइजेशन इन साउथ एशिया, पाकिस्तान पहला टॉपिक है, इसके बाद नेपाल दूसरा टॉपिक है, बांग्लादेश तीसरा है, श्रीलंका और मालदीव इस तरीके से टॉपिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे और इसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आप ये समझ लो कि दक्षिण एशिया क्या है। तो आप अगर मैप में एशिया महाद्वीप को देखोगे वर्ल्ड के मैप में, तब आपको वहाँ पे दक्षिण एशिया नजर आएगा। तो जैसे कि आप भारत का मैप देखते हो तो भारत जो है वो दक्षिण एशिया में पड़ता है, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो दक्षिण एशिया में पड़ते हैं। तो कौन कौन से देश हो सकते हैं वो जो दक्षिण एशिया में देखे जाते हैं, तो यहाँ पे आप इनको ध्यान रखें। भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। ठीक है, ये सारे देश किस में आ जाते हैं, दक्षिण एशिया में आ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि ये जो मैप है दक्षिण एशिया को, अगर आप मैप में देखोगे जाकर तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये दक्षिण एशिया कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं, देखो आपको यहाँ पे पाकिस्तान भी दिख जाता है, आपको श्रीलंका भी दिख जाता है, आपको मालदीव भी दिख जाएगा, आपको नेपाल भी दिख जाएगा, आपको भूटान भी दिख जाएगा, बांग्लादेश भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देश जो है दक्षिण एशिया में दिखेंगे। तो आप ये मैप को समझ गए होंगे यहाँ से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लोकेशन और इसके बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण एशिया की अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखें, भौगोलिक स्थिति को देखें तो बहुत बढ़िया है। कैसे, आप यहाँ पे वापस मैप देखो, समझो। देखो इधर भी समुद्र है, इधर की साइड भी समुद्र है और नीचे की तरफ भी, यानी 3 साइड से तो ये समुद्र से घिरा हुआ हिस्सा है। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर आप नॉर्थ में जाओगे यानी उत्तर की तरफ जाओगे तो आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखेगी। दक्षिण में आओगे तो आपको हिंद महासागर दिखेगा, और अगर आप पूर्व में जाओगे तो आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी, और पश्चिम में आओगे तो अरब सागर दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैप को पहले ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ आते हो आप तो हिंद महासागर दिखेगा, इधर आते हो आप तो बंगाल की खाड़ी दिखेगी आपको, बे ऑफ बंगाल, और इधर की तरफ आओगे तो आपको अरब सागर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखेगी उत्तर की तरफ आओगे तो आप समझ जाओगे कि इस तरीके से लोकेशन है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। देखो मान लो ये मैप है भारत का, और यहीं पे दक्षिण एशिया के देश आ जाते हैं। इधर पाकिस्तान आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेपाल आ जाता है, फिर भूटान आ जाता है, और यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख जाएगा, मालदीव दिख जाएगा। इस तरीके से मैप बन जाता है दक्षिण एशिया का। तो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से है। मैं मान लो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लो, कुछ इस प्रकार से आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखेगी। दक्षिण में आओगे तो नीचे आपको हिंद महासागर दिखेगा, अभी मैप में देखा था। इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको अरब सागर दिखेगा। ठीक है, पश्चिम। पूर्व की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी। तो ये आपको लोकेशन समझ लेनी थी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी अगर आप इसको समझ लोगे तो। अब बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में शामिल देश। अभी देखो दक्षिण एशिया में शामिल देश जो थे ये देश आते हैं मेन। यहाँ पे मैंने अफगानिस्तान को अलग कलर से क्यों कर रखा है, आप थोड़ा सा समझो। मैंने अफगानिस्तान को अलग कलर से क्यों किया है, आप दिमाग लगाओ। यहाँ पे देखो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश सब दक्षिण एशिया में आते हैं। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान को वैसे मध्य एशिया में माना जाता है, सेंट्रल लोकेशन है इसकी, सेंट्रल एशिया में आता है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अफगानिस्तान क्यों लिख दिया है, क्योंकि मैंने जो आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको सार्क कंट्री पढ़ाया था।
ठीक है। तो सार्क कंट्री जब मैंने पढ़ाया था तो सार्क में आपको ये देश दिखेंगे, आपको अफगानिस्तान बाद में जुड़ा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे अफगानिस्तान भी लिख दिया है, पर ये दक्षिण एशिया में नहीं आता है, ठीक है। इसको मध्य एशिया में माना जाता है, सेंट्रल एशिया में माना जाता है, लेकिन ये जो देश हैं ऊपर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, दक्षिण एशिया में आते हैं। तो आपको ये भी याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे आखिर समस्याएं क्या है, यहाँ पे क्या शासन व्यवस्था कैसी है, इन चीजों को समझते हैं। तो दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्याएं, सबसे खास बात तो ये समझो कि ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनकी एक दूसरे से नहीं बनती है, ठीक है। तो ये संघर्ष वाला क्षेत्र है, इसको हम संवेदनशील भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो कैसे हैं। तो ये संवेदनशील इलाका है दक्षिण एशिया का, आप ये समझ लो संघर्ष वाला। फिर क्या है, इन देशों के बीच में सीमा विवाद है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सीमा विवाद है, और भारत और चीन के बीच में भी सीमा विवाद है। हालांकि चीन दक्षिण एशिया में नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन सीमा विवाद तो है ना भारत के साथ, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। और आगे देखो, ये एक पॉइंट ये है नदी जल विवाद। आप बांग्लादेश वाला जब पढ़ते हो ना तो वहां पे नदी जल विवाद में आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद्रोह और संघर्ष वाली स्थिति भी बनी रहती है यहाँ पे। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष बना रहता है, ठीक है। एक तरह से देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका संवेदनशील इलाका कह सकते हैं हम, दक्षिण एशिया वाला जो भी क्षेत्रफल आता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट 2-4 याद रखने यहाँ पे, आसान है, ज्यादा मुश्किल यहाँ पे कुछ नहीं है। अब समझते हैं थोड़ी सी यहाँ पे शासन व्यवस्था। तो देखिए हर देश की अपनी एक अलग शासन व्यवस्था होती है। कुछ देशों में लोकतंत्र होता है, तो कुछ देशों में कई सारी पार्टियों का शासन होता है, कुछ देश में एक पार्टी का शासन होता है, मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस आपको हर देश में मिलते ही है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए 2 देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे हम ये भारत देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बांग्लादेश है, ये दोनों के दोनों पहले भारत का ही हिस्सा होते थे। जब देश आज़ाद नहीं था 1947 की अगर मैं बात करूं, 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा होता था, और 1971 में जब बांग्लादेश जब तक नहीं बना था उससे पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा होता था। यानी ये पूरा का पूरा एक ही क्षेत्रफल होता था, लेकिन ये अलग अलग हो चुके हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को समझो, लोकतंत्र तथा सैनिक शासन, ठीक है। यहां पे कैसा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में शासन, कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र फिर सैनिक शासन, यही चलता रहता है। अगर भारत और श्रीलंका की बात करें तो ये 2 देश ऐसे हैं जहां पे आज़ादी के बाद से ही सफलतापूर्वक लोकतंत्र जो है वो कायम है। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, तब से यहाँ पे लोकतंत्र है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे, और यहाँ पे लोकतंत्र है। आप मुझे, आपका पहला क्वेश्चन है आज का, श्रीलंका कब आजाद हुआ था, ठीक है, याद हो रहेगा आपको, इसको आप कमेंट में बताएं। ये समझें। नेपाल और भूटान की बात करें तो यहाँ पे राजतंत्र होता था। अब यहाँ पे एक मालदीव भी है जो मैं यहाँ पे टाइप करना भूल गया हूँ। तो मालदीव जो है वो एक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पे भी लोकतंत्र के लिए काम चला, और मालदीव टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको विस्तार से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप इतना बेसिक ही समझना है आपको इस वाले पार्ट में। आगे देखिए, दक्षिण एशिया जो है, यहाँ पे जो देश है, यहाँ पे एक सर्वे कराया गया, और सर्वे कराया गया, पूछा गया कि भाई आप किस प्रकार का शासन पसंद करते हो। तो वहां की जो जनता थी, मोस्टली जनता ने लोकतंत्र को अपना समर्थन दिया, यानी कि यहाँ की जनता लोकतांत्रिक शासन को पसंद करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत बेसिक जानकारी थी, अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए था। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, मेन टॉपिक, और पहला टॉपिक पाकिस्तान। पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान रखने, यहाँ से एक क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, तो देखेंगे कौन सा है। तो आपको बस इतना समझ लो सबसे पहले कि जो भारत है यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है। पहले 1947 से पहले पाकिस्तान जो होता था वो भारत का ही हिस्सा था, आप जानते हैं। बंटवारा हुआ दोनों के बीच में और 2 अलग अलग देश बन गए। पाकिस्तान में शासन कैसा है इसको समझते हैं। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कभी सेना का शासन आ जाता है तो कभी यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन आ जाता है। हालांकि लोकतांत्रिक शासन तो यहाँ पे केवल नाम मात्र का ही रहा है आज तक, यहाँ पे सैनिक शासन ही सबसे ज्यादा रहा है। और जब लोकतांत्रिक सरकार आती है तो वो भी कहीं ना कहीं नाम मात्र की लोकतांत्रिक सरकार होती है, और दबाव उस पे सेना का होता है बहुत ज्यादा। तो समझते हैं, पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद यहाँ के जो जनरल अयूब खान थे, इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक है, इन्होंने शासन चलाया। लेकिन लोग जो थे इनके शासन के प्रति बहुत भड़क गए। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा जब भड़का, लोगों ने इनका विरोध करना शुरू करा, तो इनको मजबूर होकर अपना पद जो था वो छोड़ना पड़ा, यानी इस्तीफा देना पड़ा या फिर हटना पड़ा।
इसके बाद जो दोबारा से फिर सैनिक शासन ही आपको दिखेगा, जनरल याहिया खान आ गए। अब इन्होंने भी शासन करना शुरू करा, लेकिन याहिया खान के समय में ये 1971 में जो बांग्लादेश अलग देश बनवा दिया था वो वाली घटना हो गई। फिर इनकी बहुत किरकिरी हुई पाकिस्तान में, फिर इनको भी हटाया गया। इसके बाद क्या हुआ, जुल्फिकर अली भुट्टो जो है इन्होंने अपना शासन चलाया 1971 से 77, ठीक है, और शासन चला। लेकिन फिर उसके बाद जनरल जियाउल हक जो थे उन्होंने 77 में आके इनकी सरकार गिरा दी। आप देखोगे कि ज्यादातर जनरल यानी कि इनकी सैनिक शासन ही रहा है। लोकतांत्रिक सरकार अगर आ भी जा रही है तो वो ज्यादा नहीं चल पा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जनरल जियाउल हक ने अपना शासन चलाया, लेकिन 1982 में 1982 में जियाउल हक जो थे इनकी सरकार को भी लोगों ने फिर से लोकतंत्र वाली सरकार का समर्थन किया और आंदोलन करना शुरू करा, तो इनको भी फिर मजबूर होकर अपना सत्ता छोड़नी पड़ी। 1988 में फिर बेनजीर भुट्टो जो थी इनका शासन आया, ठीक है, बेनजीर भुट्टो इनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। अब फिर 1999 की बात करें तो नवाज शरीफ थे उस समय पे, लेकिन उनको हटा दिया गया और परवेज मुशर्रफ आ गए। और आपको वो कारगिल युद्ध भी याद होगा 1999 वाला, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ क्या समझ में आया, आपको देखो यहाँ पे नाम याद नहीं करने हैं कुछ भी, आपको केवल इतना समझना है कि यहाँ पे जितने हैं शासन करने वाले मोस्टली जनरल हैं, यानी कि ज्यादातर जो है सैनिक शासन वाली व्यवस्था है। कभी कभी यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार आई, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं चल पाई, उसको गिरा दिया गया 4-5 साल, 1 साल 2 साल में, और उसके बाद फिर सैनिक शासन आ गया। अगर हम पूरा शासन देखें, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1947 में दोनों अलग हुए थे भारत पाकिस्तान, 1947 से लेके अगर आज के समय 2020 तक मैं पाकिस्तान को देखूं तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा शासन रहा है ना, वो कौन सी सरकार का रहा है, तो आपको जवाब होगा सैनिक। और जो लोकतांत्रिक सरकार अगर बीच में आई है तो वो नाम की लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ पे जो सत्ता रहती है मेनली सेना के हाथ में ही रहती है, ठीक है। तो ऐसा शासन है वहाँ पे हमेशा, मतलब ये चलता रहता है। स्टेबल सरकार हम नहीं कह सकते कि कोई अच्छे से चल पाती है वहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ के शासन व्यवस्था का। अब देखते हैं आगे कि आखिर पाकिस्तान में ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र वाली सरकार नहीं चल पाती है या फिर वहाँ पे स्थायी सरकार नहीं चल पाती है, तो ऐसा क्यों है भाई, क्या कारण है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लें, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के पीछे कई कारण हैं। यहाँ पे सेना का दबदबा है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सेना का बहुत ज़्यादा दबदबा है, इंटरफेयर बहुत करती है सेना वहाँ पे। अगर लोकतांत्रिक कोई सरकार आ भी जाए तो वो केवल नाम की सरकार रह जाती है, असली जो सत्ता चला रही होती है वो एक तरह से सेना का ही चल रहा होता है वहाँ पे शासन। यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं इनका बहुत ज़्यादा दबदबा है पाकिस्तान में, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा दबदबा है, इसके कारण भी वहाँ पे सरकार जो है स्टेबल नहीं बन पा रही है। भूस्वामी अभिजन जो हैं, जो बहुत ज़मीनों के मालिक हैं या फिर काफ़ी बड़े हैं, जो वहाँ पे इनका भी दबदबा रहता है इसके कारण। तो यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी इनका दबदबा है, इस कारण भी नहीं बन पाती। फिर क्या है कि पाकिस्तान की आप देखते हो हमेशा भारत के साथ तनातनी रहती है, आज से नहीं, 1947 से लेके अगर हम बात करें 1947 से 2020 तक, तो आज तक आप रिलेशन देखोगे बहुत बेकार रहे हैं। 4 बार युद्ध भी हुआ है और तनातनी हमेशा रहती है। और यहाँ तक कि वहाँ पे अगर किसी को सरकार चलानी है, कोई वहाँ पे पीएम बनता है, तो उसको भारत विरोधी बातें बोलनी पड़ेगी। अगर वो भारत से दोस्ती करने की कोशिश करेगा, भारत से रिलेशन सुधारने की कोशिश करेगा, तो वहाँ की सेना भी उसके खिलाफ हो जाएगी और वहाँ की जनता भी उसके खिलाफ हो जाएगी। ऐसा चलता रहता है वहाँ पे सिस्टम। तो ऐसे में क्या है कि भारत के साथ तनातनी रहती है, इसलिए भी सैनिक शासन जो है वहाँ पे बढ़ावा मिलता है, लोकतंत्र वहाँ नहीं टिक पाता। फिर राजनीतिक दल की बात करें तो भाई भ्रष्टाचार में तो भाई बहुत, आप ये लगा लो कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार में तो इतना लिप्त है हद से ज़्यादा। तो वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला उनको कभी भी, कि कोई मतलब किसी बाहर से कोई समर्थन मिला हो लोकतंत्र को स्थायी बनाने के लिए वहाँ पे, ये भी नहीं है। सब ने मतलब उसका यूज़ ही करा अपने तरीके से, जैसे अमेरिका ने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रह पाने के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। और कारण में आपसे क्वेश्चन आए तो आप ये वाले जो कारण है पेपर में आप बिल्कुल लिख दो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा भाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है। हमने पढ़ा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो रखे हैं। तो ये जो 4 युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये युद्ध क्यों हुए भाई, ठीक है, या क्या कारण है, विवाद के क्या कारण है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है,
कश्मीर एक मुद्दा है जो हमेशा विवाद का कारण बना है। सर्किक रेखा विवाद है, आतंकवाद एक का मुद्दा विवाद है, कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देना ये विवाद है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझो। सीमा विवाद क्या है? देखो, कश्मीर जो है किसका है? आप जानते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पे अपना दावा जताता है। और आपको पता है कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके कहा जाता है। वो है तो भारत का, पर वो कब्जे में किसके हैं? पाकिस्तान के। और वो ये सब किसकी बदौलत है? ये सब नेहरू जी की बदौलत है, ठीक है। उनका जो शासन था उसके कारण ये सब हो पाया, वरना पीओके जो था पहले ये पूरा का पूरा इंडिया के हिस्से में ही था। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको लेके विवाद है। भारत कहता है कि ये कश्मीर का हिस्सा है, पर पाकिस्तान क्या कहता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है वो इधर वाले कश्मीर पे भी अपना हिस्सा बताता है। तो ये जो कश्मीर और सीमा विवाद है, ये दोनों महत्वपूर्ण विवाद हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। सर्किक रेखा विवाद आपने सुना होगा, गुजरात में एक स्थान है रण में एक स्थान है कच्छ, और कच्छ में है सर्किक रेखा, ठीक है, सर्किक रेखा। इसको लेकर विवाद है। यहाँ पे कुछ संसाधन है और पाकिस्तान का कहना है कि वो उसके हिस्से के हैं, ठीक है, जबकि वो भारत में आते हैं। तो ये भी एक विवाद बन जाता है। आतंकवाद का विवाद आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि भारत में कई सारे आतंकवादी जो गतिविधियां हुई है, चाहे 26/11 का हमला रहा हो या पुलवामा अटैक रहा हो, या कई सारे मतलब ऐसे हुए हैं जो इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी रहते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में आप सुनते रहते हो कि मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती है, वो सब पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देना, अब तो इनका सिस्टम खत्म कर दिया है आर्टिकल 370 के बाद, लेकिन अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, ताकि वहां से लोग जो है वो अलग हो जाएं और मतलब वहां पे कश्मीर में हमेशा विद्रोह की स्थिति बनी रहे। ये जो है ये मुद्दे बन जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जो है याद रखनी है, ठीक है, विवाद के कारण। अब ये इतने सारे विवाद के कारण है, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के युद्ध भी हुए। जब देश आजाद हुआ 1947 में, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। इसके बाद क्या हुआ? एक कश्मीर मुद्दे पे छोटा सा युद्ध हुआ। हालांकि यहीं पे पीओके वगैरह वाला जो कहानी है वो है, कुछ हिस्सा चला गया। लेकिन दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1965 में हुआ, ठीक है। इस समय में नेहरू थे और इस समय में लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ये जो 1965 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत पे। पहले युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को हराया, दूसरे में भी हराया, तीसरे चौथे सब में। लेकिन पहले में क्या हुआ, हमारा जो कश्मीर का है कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान को चला गया। ये सबसे बेकार चीज थी। इसके बाद ये आपको दूसरा वाला याद है। तीसरा 1971 में आपको याद है बांग्लादेश संकट। यहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश ही बनवा दिया, अलग देश बनवा दिया, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है बंटवारा जब हुआ था तो दो पाकिस्तान बने थे। एक अगर मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बनाऊं तो एक इधर का पाकिस्तान जो मेन पाकिस्तान है इसको, और दूसरा इधर का पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, इसको पाकिस्तान कहा जाता है। तो ये जो हिस्सा था इसको एक स्वतंत्र देश बनवा दिया गया 1971 के युद्ध में। इस समय में इंदिरा गांधी पीएम थी, ठीक है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, चौथा युद्ध। अब मुझे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है आज का। जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो ये चारों युद्ध आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे, आप इसे समझ जाओ। आगे देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए, लेकिन अभी भी कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा उनके लिए, हमारे लिए तो पूरा सुलझा हुआ है, क्योंकि हम तो भाई हमारा कश्मीर है, हम कश्मीर को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये मानता है कि कश्मीर उसका है। तो ये मुद्दा अनसुलझा है। जो भी मुद्दा है पीओके है, कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं रहा है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी जो है अभी भी बनी रहती है, आप हमेशा देखते रहते हो। परमाणु परीक्षण पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ था शॉर्ट में, आपको याद रखना है। देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 के मई में करा था, तो हमको ये तो याद नहीं रखना, इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये जो दूसरा 1998 वाला जो इंपॉर्टेंट परीक्षण है ये आपको याद रखना है। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। इसके कुछ समय के बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर दिया चगाई की पहाड़ियों में, जो कि बलूचिस्तान साइड अगर आप देखोगे मैप वगैरह में वहां पे हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, जब ये घटना हुई ना, ये परमाणु परीक्षण वाली, तो उसके बाद दुनिया की नजरों में ये दोनों देश आ गए। अमेरिका, ब्रिटेन, सबने इनका खूब विरोध करा, भारत का बहुत विरोध किया। अमेरिका ने भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए इस परीक्षण के बाद। तो ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। अब देखो कि भारत और पाकिस्तान की जो सरकारें हैं एक दूसरे पे आरोप लगा सकती हैं, कई तरह के आरोप लगाती हैं, लगा सकती नहीं, कई तरह के आरोप लगाती हैं, ठीक है।
तो देखिए भारत क्या कहता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्या कहता है भारत के लिए। भारत के कुछ आरोप हैं और पाकिस्तान के कुछ आरोप हैं। भारत कहता है कि पाकिस्तान जो है इसने हिंसा की रणनीति जो है वो जारी रखी है, ठीक है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाना ये पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। आतंकवादियों को पैसा देता है पाकिस्तान, हथियार देता है और उनको ट्रेनिंग देता है। ये भारत आरोप लगाता है पाकिस्तान पे। भारत कहता है कि खालिस्तान जो समर्थक है उनको मदद करता है, ठीक है। ये पाकिस्तान करता है इनको मदद। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है और हमेशा से इस पे लगा रहा है। ये तो आरोप लगाए भारत ने पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ आरोप लगाता है भारत पे। अब उसके आरोप सुन लो। ये कहते हैं कि भारत जो है वो अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध में और बलूचिस्तान में इन दो जगह पे समस्या और हिंसा को भड़काता रहता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा पाकिस्तान कहता है। और किस पे आरोप लगाता है? भारत पे आरोप लगाता है। तो मतलब इनके बीच में इन मुद्दों को लेकर भी तनातनी बनी रहती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने। अब देखो एक समझौता भी हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कहा जाता है सिंधु नदी जल बंटवारा संधि या फिर सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता, जिसको वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और ये संधि आज तक कायम है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका शॉर्ट में ही आएगा 1 मार्क्स में, ठीक है। इसके अलावा 2 समझौते और इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखने हैं। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। देखो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक उसके बाद 1966 में एक समझौता हुआ जो कि जिसको किस नाम से जाना जाता है? ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद 1972 में एक समझौता हुआ जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है शिमला समझौता, ठीक है। अब आपके लिए आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से। जब ताशकंद समझौता हुआ था, आपको पता है यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी, ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री थे भारत की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से कौन से नेता थे? आपको ये मुझे कमेंट में बताना है। जब शिमला समझौता हुआ था तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, ठीक है, आपको याद होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन से नेता थे? आपको ये याद रखना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो ये 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट में बताएं। मैंने आपसे आज लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, आप मुझे सभी का आंसर कॉमेंट में देंगे। तो देखिए बच्चे, ये था हमारा पार्ट 1 और जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है उसमें चैप्टर नंबर जो ये 4 है, हालांकि ये चैप्टर 5 था कभी, पर अब इसे हम चैप्टर 4 के तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूँ नो चेंज, यानी कोई बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर तो मुझे कुछ दिखा नहीं। तो आप जैसा चैप्टर 5 पढ़ोगे एनसीईआरटी में आपका काम चल जाएगा, लगभग वैसा है। पर मैं आपको 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। पार्ट 1 था ये आपका, पार्ट 2 आपका जल्दी आएगा और इस तरीके से आपका सिलेबस जो है जल्दी हम खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।